हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हम फोटोसिंथेसिस ही देख रहे थे। उसमें हमने फाइकोबिलिन्स तक कर लिया था। नाउ आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मतलब कौन से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने ये टेबल यहाँ पे बना रखी है। तो हमने देखा था कि यूकेरियोट्स में जो हायर प्लांट्स होते हैं उन सभी में फोटोसिंथेसिस होती है। तो जिन जिन में फोटोसिंथेसिस होती है उनमें सभी पिगमेंट्स प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं होता। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ ये देखें, जो यूकेरियोट्स हैं वहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो हायर प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये आते हैं। इनमें जो क्लोरोफिल ए है वो प्रेजेंट है। आगे जो एल्गी है उसमें ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी उनमें भी प्रेजेंट है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में डायटम, डायनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिना आते हैं, उनमें भी प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोट्स में साइनोबैक्टीरिया आता है, उनमें भी प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये है कि जो क्लोरोफिल ए होता है वो सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, हर एक के अंदर। क्लोरोफिल बी की बात कर लेते हैं। तो जो क्लोरोफिल बी है वो सारे हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। हायर प्लांट्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट है। और एल्गी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट है। और जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है उसमें यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट है, यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट है। और प्रोकैरियोट्स में जो है वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, आपको ये याद करना पड़ेगा। लेकिन आगे की जो पिगमेंट्स हैं उनमें जो है वो हम मतलब इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि काफी हद तक हम इसमें जो है वो ट्रेंड देखते हैं। जैसे कि जो क्लोरोफिल सी है उसमें देखिए आप, क्लोरोफिल सी जो है मेजोरिटी ऑफ केसेस में आपको एब्सेंट दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ 3 जगह पे प्रेजेंट है। ब्राउन एल्गी के अंदर प्रेजेंट है, डायटम्स के अंदर प्रेजेंट है और डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जो क्लोरोफिल सी है वो। अब पापा ये देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में ये एब्सेंट है, तो सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स का आगे वाला जो अक्षर है नाम का वो लिख लेते हैं। जैसे कि ब्राउन एल्गी के अंदर प्रेजेंट है तो बी लिख लिया, डायटम्स के अंदर प्रेजेंट है तो डी लिख लिया, और डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर प्रेजेंट है तो डी लिख लिया, बी डी डी, ठीक है। इस चीज से आप याद रख सकते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो सबके अंदर प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी जो है वो हायर प्लांट्स के अंदर सबके अंदर प्रेजेंट है, एल्गी के अंदर सिर्फ ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट है, और जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ यूक्लिना के अंदर प्रेजेंट है। और साइनोबैक्टीरिया के अंदर, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। और जो क्लोरोफिल सी है वो सिर्फ बी डी डी के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि बी का मतलब है ब्राउन एल्गी, डी का मतलब है डायटम्स और डी का मतलब है डायनोफ्लैजेलेट्स। नाउ अब हम क्लोरोफिल डी की बात करते हैं। जो क्लोरोफिल डी है वो मेजोरिटी ऑफ केसेस में एब्सेंट है, सिर्फ एक जगह प्रेजेंट है, वो है रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, और सबके अंदर एब्सेंट है। कैरेटिनोइड्स जो है, कैरेटिनोइड्स सभी के अंदर प्रेजेंट है। और जो फाइकोबिलिन्स है, फाइकोबिलिन्स मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर एब्सेंट है, सिर्फ 2 जगह हमें देखने को मिलेगा। पहला है रेड एल्गी के अंदर और दूसरा साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी। जो क्लोरोफिल ए है वो सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी जो है वो सारे हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, और ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट है, और यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सारे हायर प्लांट्स के अंदर है, ग्रीन एल्गी के अंदर है और यूग्लिना के अंदर है। जो क्लोरोफिल सी है वो मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर एब्सेंट है, सिर्फ ब्राउन एल्गी के अंदर प्रेजेंट है, डायटम्स के अंदर प्रेजेंट है एंड डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर प्रेजेंट है। बी डी डी से याद रख लेना आप। जो क्लोरोफिल डी है वो मेजोरिटी ऑफ केसेस में एब्सेंट है, सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स सभी में प्रेजेंट है, फाइकोबिलिन्स मोस्टली सब में एब्सेंट है, सिर्फ रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, किसी भी पिगमेंट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर पिगमेंट
कितनी वेवलेंथ की लाइट के ऊपर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द पिगमेंट एब्जॉर्ब एट पर्टिकुलर wavelength of light is known as absorption स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है किसी भी पिगमेंट का वो कितना है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो किस किस पिगमेंट का हो सकता है। अब जैसे हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में ही देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है वो भी एक पर्टिकुलर लाइट के ऊपर एब्जॉर्ब करता है। रेड और ब्लू रीजन के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। कैरेटिनॉइड्स हैं वो भी एब्जॉर्ब करते हैं, फाइकोबिलिन्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी अपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो करते हैं, इरिस्पेक्टिव कि वो फोटो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी पिगमेंट जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर का पार्ट है या फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट है वो सारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो करेंगे। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है उसके साथ साथ हम एक और नाम भी देखते हैं जो होता है एक्शन स्पेक्ट्रम। अब हम लोगों को मोस्टली कंफ्यूजन रहती है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। तो आप ये चीज समझे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ना वो ये होता है कि पिगमेंट जो होता है कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो हमें ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर पिगमेंट किस वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर वो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो किस पिगमेंट का लेंगे, क्लोरोफिल का लेंगे, कैरेटिनोइड का लेंगे या फाइकोबिलिन्स का लेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि जो कैरेटिनोइड्स होते हैं और फाइकोबिलिन्स होते हैं वो एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट होते हैं, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है उसको परफॉर्म नहीं करते। सिर्फ क्लोरोफिल ही एक ऐसा मोलिक्यूल है जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो परफॉर्म करता है, और वो भी सिर्फ वही क्लोरोफिल जो है वो मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर का पार्ट होता है। जो क्लोरोफिल एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट है वो एक्शन स्पेक्ट्रम शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि उस वो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसके ऊपर कोई भी पिगमेंट जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। आई होप आपको अब इस चीज के बारे में समझ में आया होगा कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, नाउ अब हमें पता कैसे चलेगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो हम किसी भी पिगमेंट का कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पिगमेंट ले लेते हैं। ठीक है, उसको एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि लगा लेते हैं कि मैंने क्लोरोफिल ले लिया और उसको मैंने डिसॉल्व कर लिया ईथर के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो क्लोरोफिल है वो लिपिड सोल्यूबल है, तो जो है हमने इसको मतलब ईथर के अंदर डिसॉल्व कर लिया। नाउ इसके ऊपर हम लाइट को फॉल करवाएंगे और फिर यहाँ पे जितनी भी एब्जॉर्प्शन वगैरह शो करेगा उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देख लेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो हमें पता चल जाएगा कि जो क्लोरोफिल है वो किस रेंज ऑफ लाइट के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, शो डिग्री ऑफ द लाइट एब्जॉर्प्शन अक्रॉस विजिबल और इंफ्रारेड रीजन्स। क्लोरोफिल जो होता है वो रेड और ब्लू रीजन के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है, और जो कैरेटिनॉइड्स होता है वो ब्लू और ग्रीन रीजन के ऊपर शो करता है। एक्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, शो वेवलेंथ इफेक्ट ऑन द फोटोकेमिकल रिएक्शन मेजर्ड बाय O2 रिलीज। मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन जो होता है वो मैक्सिमम इफेक्टिव ड्राइविंग वेवलेंथ होती है। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, बी और सी है उन सभी की वो वेवलेंथ लगा रखी है जिसके ऊपर ये एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो 430 और 660 नैनोमीटर के ऊपर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है। क्लोरोफिल बी जो है वो 463 और 643 के ऊपर सबसे ज्यादा करता है, और बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए जो होता है वो 364 और 770 के ऊपर करता है। बैक्टीरिया क्लोरोफिल बी 373 और 795 के ऊपर करता है, और बैक्टीरिया क्लोरोफिल सी जो होता है वो 434 और 666 के ऊपर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है। ठीक है,
अब एक्शन स्पेक्ट्रम का बारे में हमने पढ़ लिया और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लिया हमने। तो लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर पिगमेंट ऐसा है जो कि एक्शन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि हमें पता है कि जो क्लोरोफिल हमारी पीसीआरसी के अंदर प्रेजेंट होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करता है। पीसीआरसी का मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन को शो करता है। तो उसके लिए जैसे कि हमें पता है कि मतलब लाइट गिरती है क्लोरोफिल के ऊपर, तो वहां पे क्या होता है, वो अपने एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के बाद में क्या करता है, क्लोरोफिल एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो फियोफाइटिन है। अब क्लोरोफिल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन को दे दिया, तो यहाँ पे वॉइड भी तो प्रेजेंट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल भी तो जाएगा। तो क्या होता है कि इस वॉइड को भरने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनर आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो वाटर है। ठीक है। वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक अपनी रिड्यूस स्टेट यानी कि ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम देख लेते हैं मतलब कि जब कोई भी ऐसी जगह में जहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वहां पे ऑक्सीजन का लिबरेशन होगा, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो हो रहा है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। अब ये देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ है। ये क्लोरोफिल बी है और ये क्लोरोफिल ए है। ठीक है। तो यहाँ पे अब्जॉर्बेंस शो हो रहा है और वेवलेंथ शो हो रही है। तो अपन देख सकते हैं कि जो क्लोरोफिल बी है वो 400 से लेके 500 नैनोमीटर के बीच में जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है। ठीक है। और एक पिक हमें 600 से लेके 700 के बीच में मिल रही है। वहीं पे जो क्लोरोफिल ए है, ये वाला ये क्लोरोफिल बी है और ये क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए बी जो है वो 400 से लेके 500 के बीच में एक पीक दे रहा है हमें, और 600 से लेके 700 के बीच में भी दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश करें, यानी कि ये जो है ये ब्लू रीजन है और ये वाला जो रीजन है ये रेड रीजन है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो क्लोरोफिल ए है उसकी पीक ब्लू रीजन के अंदर ज्यादा है या फिर रेड रीजन के अंदर ज्यादा है? ऑब्वियसली इसकी रेड रीजन के अंदर ज्यादा है। वहीं पे जो क्लोरोफिल बी है उसकी पीक ब्लू रीजन के अंदर ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जो क्लोरोफिल बी होता है वो ब्लू रीजन के अंदर ज्यादा अब्जॉर्बेंस शो करता है, ब्लू रीजन के अंदर प्रीडोमिनेंटली शो करता है। और जो क्लोरोफिल ए होता है वो रेड रीजन के अंदर ज्यादा शो करता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल ए स्पेशली जो कि पीसीआरसी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो 430 से लेके 660 नैनोमीटर के ऊपर एब्जॉर्बेंस शो करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसका ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जो क्लोरोफिल ए है उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम उन दोनों की वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। नाउ अब हम देख लेते हैं एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन ने क्या किया था, 1883 के दौरान एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो उसने ये देखा था, उसने लिया था स्पायरोगायरा नाम की जो है वो एक एल्गी थी। ठीक है। ये एक फिलामेंटस एल्गी होती है और एरोबिक ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया लिया था। तो उसने देखा कि एक एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फिलामेंटस एल्गी ली और उसके ऊपर उसने जो है वो लाइट को फॉल करवाया। तो लाइट को फॉल करवाया और साथ में इसके पास में एरोबिक बैक्टीरियाज भी थे। तो उसने ये देखा कि कुछ एक रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो बाद में जब उसने इस लाइट को प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाया तो जो लाइट है वो विबग्योर के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो उसने ये देखा कि जहां जहां रेड और ब्लू रीजन है वहां पे ज्यादा बैक्टीरिया जो है वो अक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये था कि रेड और ब्लू रीजन के अंदर बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो था वो हो रहा था और वहां पे फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो रही थी, ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो रही थी। ठीक है। Fast white light through a prism, bacteria congregated around the segment illuminated with blue or red light first indicate the effectiveness of the light absorbed by the accessory pigments। ठीक है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ में आया होगा।
नाउ अब हम बात करते हैं कि जो लाइट होती है उसका क्या फेट होता है जब वो किसी भी पिगमेंट के ऊपर फॉल डाउन करती है। फेट ऑफ लाइट। अब हमने देखा था कि जो हमारे पास है एक तो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर है और यहाँ पे साइड में जो है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या होता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब लाइट इन पिगमेंट्स के ऊपर पड़ती है तो उसका फेट क्या क्या होता है इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो अपन कर लेते हैं कि जो लाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल के ऊपर पड़ती है उसका क्या फेट होता है। वो ऑब्वियसली जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से मतलब फोटोसिंथेसिस जो होती है वो होती है यहाँ पे। दूसरा फेट क्या होता है, दूसरा मैंने आपको पहले ही बताया था, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अब इसके अंदर क्या था, जो एंटीना कॉम्प्लेक्स जो था, एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर जो जो पिगमेंट प्रेजेंट थे उनके ऊपर जब लाइट फॉल हुई थी तो उन्होंने क्या किया था, उस लाइट को अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर किया था और वहां से जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर को वो लाइट जो थी वो पहुंचाई गई थी, सो दैट फोटोसिंथेसिस जो है वो इफेक्टिव तरीके से हो सके। ठीक है, तो एक फेट ये हो गया। तीसरा फेट क्या हो सकता है यहाँ पे, तीसरा फेट यहाँ पे हो सकता है फ्लोरिसेंस एंड फोस्फोरिसेंस एंड फोस्फोरिसेंस। फ्लोरिसेंस और फोस्फोरिसेंस का क्या मतलब होता है, जब किसी भी पिगमेंट के ऊपर लाइट जब फॉल करती है तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो पॉसिबल चीजें, एक तो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया, दूसरा रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर हो गया। ये दो चीजें हो सकती हैं, ये पॉसिबल है और ये जो है वो इफेक्टिव प्रोसेस है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं होता। तो जो एक एक्साइटेड स्टेट के अंदर कोई भी अगर मोलिक्यूल है तो उसके पास टेंडेंसी है कि वो ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस लौटता ही लौटता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब भी ग्राउंड स्टेट पे कोई भी पार्टिकल है और उसने मतलब लाइट को अब्जॉर्ब किया और वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया है, तो जब वो वापस आता है और वो कोई भी लाइट जो है वो एमिट करता है तो उसकी, सॉरी, कोई भी लाइट जो है तो वो एमिट करता है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब्ड लाइट से ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो वेवलेंथ होती है वो लेस होती है, कम होती है, लेकिन जो एमिटेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में जो अमिशन हुआ है लाइट का, उस इस पूरी प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। मतलब कोई ना कोई एनर्जी कंजप्शन यहाँ पे होता है जिसकी वजह से जो एमिटेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ यहाँ पे कम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है और यहाँ पे जो होती है वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होगी, यानी कि एनर्जी जो है वो कम होगी। ठीक है, और जब ये एमिशन होता है और इस एमिशन में जब ये रेडिएटिव एमिशन होता है, यानी कि किसी भी कलर की लाइट को एमिट किया जाता है तो उसको हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब क्या होता है इसको हम जेबलोन्स्की डायग्राम से समझते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं तीन स्टेट्स बना लेती हूँ। ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और ये जो है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल्स हैं। जो ग्राउंड स्टेट होता है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्लिप करके दूसरी ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे इनका स्पिन जो है वो हमें पता है, एक जो होता है वो -½ होता है, एक जो होता है वो +½ होता है। और जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होती है उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लिप होके
थर्ड ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है, सेम स्पिन होता है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो है वो, मैंने लास्ट टाइम वाले लेक्चर में एक सिंगलेट नाम लिया था, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। सिंगलेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंगलेट, और ये भी सिंगलेट। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो स्पिन होती है उसको हम एक फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, 2s प्लस में 1। तो यहाँ पे आप देखें, सिंगलेट का मतलब ये है कि जो हमारे पास स्पिन होगा उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 आती है, ठीक है। और जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होती है उसके अंदर 3 वैल्यू आती है, दैट्स वाई हम इसको सिंगलेट और ट्रिपलेट बोलते हैं। नाउ अब इसके अंदर अपन देख लेते हैं कि अगर जो क्लोरोफिल है उसने रेड लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करी, रेड लाइट अगर एब्जॉर्ब करेगा तो रेड लाइट जो होती है वो 660 नैनोमीटर के ऊपर अगर उसने एब्जॉर्ब करी तो वो क्या करेगा, वो एक्साइटेड होके और एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे चला गया। लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, उसके पास टेंडेंसी है कि वो वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट के ऊपर। तो यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जाने के बाद में वो वापस अगर आता है अपने ग्राउंड स्टेट के ऊपर तो यहाँ पे एक और लाइट का एमिशन होता है जो कि अराउंड 680 नैनोमीटर की होती है, जो कि होती तो रेड ही है बट इसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है। इसी प्रोसेस को हम जो है फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और फॉस्फोरेसेंस के अंदर क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे जो है वो दूसरा बना लेते हैं, ये इसने क्या किया, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया। ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में ब्लू लाइट के पास में इतनी एनर्जी होती है कि वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट के ऊपर पहुंचा सके। लेकिन रेड लाइट के पास में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो ग्राउंड स्टेट से उसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा सके, दैट्स व्हाई ये जो होती है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर ही चली जाती है। नाउ यहाँ पे जब ब्लू लाइट का एब्जॉर्ब करता है तो वो अपने सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के बाद में जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट के ऊपर आता है तो वो सबसे पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक आता है, देन सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक आता है। लेकिन यहाँ पे जब वो एनर्जी को रिलीज करता है तो वो 680 नहीं, अराउंड 700 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो ज्यादा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ फोस्फोरिसेंस की जब बात करते हैं, फोस्फोरिसेंस जब होता है तो फॉस्फोरेसेंस के अंदर यहाँ पे एक ट्रिपलेट स्टेट भी होती है, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट भी होती है, एक ट्रिपलेट स्टेट। तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है तो वो पहले ट्रिपलेट स्टेट के अंदर आता है एक्साइटेड स्टेट से, एंड देन ग्राउंड स्टेट के ऊपर आता है, ठीक है। उसको हम फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में कहीं ट्रिपलेट स्टेट है। तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसने जब एनर्जी को अब्जॉर्ब किया तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा। लेकिन अब क्या होगा कि वो एक्साइटेड स्टेट से सीधा ग्राउंड स्टेट के ऊपर नहीं जाएगा, वो पहले ट्रिपलेट स्टेट के ऊपर जाएगा एंड देन ग्राउंड स्टेट के ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस, और यहाँ पे कोई भी लाइट एमिटर नहीं होती है। आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जबलोन्स्की डायग्राम का जो है वो स्लाइड भी लगा रखी है। एक्साइटेशन टू दी सिंगलेट स्टेट S1 एंड S2 एंड ट्रिपलेट स्टेट T1 एग्जिस्ट, ठीक है। डी एक्साइटेशन कैन बी रेडिएटिव, वो रेडिएटिव भी हो सकती है और नॉन रेडिएटिव भी हो सकती है। रेडिएटिव जब होएगी तो वो फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस होएगा। वैसे फॉस्फोरेसेंस जो होती है वो मोस्टली नॉन रेडिएटिव ही होती है, और नॉन रेडिएटिव भी हो सकती है। अब इसमें देखिए, ये जो है वो ग्राउंड स्टेट है, जब इसने ब्लू लाइट को अब्जॉर्ब किया तो ये जो है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है। लेकिन जब ये रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाने के बाद में ये वापस आता है तो यहाँ पे जो होती है वो माइनर सा डिफरेंस होता है वेवलेंथ के अंदर। लेकिन अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट के ऊपर गया हुआ है और फिर वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है तो वहां पे थोड़ा ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये पूरा है। नाउ रेजोनेंस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर जैसे मैंने आपको बताया था कि एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को देते हैं, और फिर अल्टीमेटली ये जो होते हैं वो
फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको देते हैं। ये होता है रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू नियर बाय मोलिक्यूल। यानी कि कोई हाई एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है उसको नेबरिंग मोलिक्यूल को दिया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, और फिर बाद में वो ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाता है। वो कैसे आता है, बाय एक्सेप्टिंग एंड लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसका ये नेबरिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसने अपना हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले मॉलिक्यूल को दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे इसके पास में वॉइड क्रिएट हुआ, तो ये क्या करेगा, ये अगर इसके पास में कोई और इलेक्ट्रॉन डोनर है तो उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यानी कि एक बार ये डोनर की तरह काम करेगा, ये एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, और ये वाला जो है वो एक बार एक्सेप्टर की तरह काम करेगा और किसी इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन लेगा। आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। तो बस आज डोनर आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।